जमी पे चल न सका आसमां से भी गया, कटा के पर को परिंदा उड़ान से भी गया। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। दोस्तों, 2024 के चुनाव से पहले बीजेपी ने संविधान बदलने का इरादा जताया था, लेकिन राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने इस मुद्दे पर बीजेपी को ऐसा घेरा कि लोकसभा में केवल 240 सीटों पर बीजेपी सिमट गई। इसमें उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, इन दो राज्यों में बीजेपी को बड़ा झटका लगा था और दक्षिण भारत तो खैर बीजेपी को हमेशा से आउट करता रहा है। लेकिन अब संविधान बदलने की अपनी हसरत क्या मोदी 2029 के चुनाव में पूरी करना चाहते हैं? क्या इसके लिए अब वो उत्तर भारत की जगह दक्षिण भारत का सहारा लेंगे? क्योंकि इस बार तमिलनाडु और केरल चुनाव की तैयारी में तो मोदी लग ही गए हैं, लेकिन इसके साथ साथ राज्यपालों के जरिए वहां की सरकारों को परेशान करने का जो सिलसिला शुरू हुआ है वो भी यही इशारा कर रहा है। वैसे तो कल जब 77वां गणतंत्र दिवस देश मनाएगा तो पीएम मोदी और बीजेपी संविधान पर अपना दावा ठोकते हुए बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन असल में संविधान और संवैधानिक संस्थाओं के साथ साथ पूरे देश की बुरी हालत बन गई है। धार्मिक ऐतिहासिक संस्थाओं से लेकर नदी, पहाड़, जंगल, तालाब सब खतरे में हैं और अब तो लोगों की नागरिकता तक खतरे में पड़ चुकी है। जब नागरिक ही सुरक्षित नहीं बचेंगे तो गणतंत्र और संविधान क्या बच पाएंगे? ये एक गंभीर सवाल देश के सामने है। पीएम नरेंद्र मोदी ने नए भारत के निर्माण के नाम पर देश को किस हाल में पहुंचा दिया है, इसका एक दिलचस्प वीडियो आपके सामने है जिसे कांग्रेस ने पेश किया है। सुनिए जरा, देखिए जरा। साथियों, नए भारत के निर्माण के लिए शंकराचार्य को साबित करना होगा कि वो शंकराचार्य है। नए भारत के निर्माण के लिए मतदाताओं को साबित करना होगा कि वो वोटर है। नए भारत के निर्माण के लिए देश के नागरिकों को साबित करना होगा कि वो नागरिक हैं। नए भारत के निर्माण के लिए अरावली को साबित करना होगा कि वो पहाड़ है। वाह मोदी जी, वाह वाह। बात बिल्कुल सही है कि शंकराचार्य जैसी शख्सियत को भी नोटिस दिया जा रहा है कि अपनी पदवी को साबित करें। इसके बाद किस तरह हिंदू धर्म को मोदी बचा रहे हैं समझना मुश्किल नहीं है। बीजेपी का सारा पाखंड अब परत दर परत खुलता जा रहा है। 2024 में लोकसभा चुनाव के बाद मोदी ने संविधान को सिर माथे लगाया था और लोगों को बताने की कोशिश की थी कि उनका इरादा संविधान बदलने का बिल्कुल नहीं है। लेकिन अभी एसआईआर से लेकर जाति जनगणना तक जैसे फैसले लिए जा रहे हैं, उनसे पता चल रहा है कि संविधान पर खतरा पहले से ज्यादा बढ़ गया है। बल्कि अब गैर बीजेपी शासित राज्यों के राज्यपाल जैसा व्यवहार निर्वाचित सरकारों के साथ कर रहे हैं, उनसे पता चल रहा है कि मोदी की मनमानी को रोका न गया तो वाकई संविधान बदल ही जाएगा। आपको बता दूं कि बीते दिनों केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक तीनों राज्यों में राज्यपालों ने सीधे सीधे सरकार से टकराव लिया, जिसके बाद कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने लिखा है, प्रधानमंत्री मोदी खुद को भारत का वायसराय समझते हैं। जब गणतंत्र के 77वें साल में भी गुलामी जैसा महसूस हो दोस्तों, तो इसका एक ही मतलब है कि संविधान खतरे में है। आम भारतीयों का जीवन तो धर्म और संविधान के नियमों से बंधकर ही अब तक अच्छे से चलता आया है, लेकिन मोदी ने इन दोनों पर हमला कर आम नागरिक के अस्तित्व पर ही हमला बोल दिया है। इसीलिए राहुल गांधी को कहना पड़ गया है या कहना पड़ा है कि हम सब एकजुट होकर बीजेपी की मनमानी को खत्म करेंगे। देखिए राहुल गांधी का यह बयान। जो आजादी से पहले हिंदुस्तान था, जहां पे एक व्यक्ति, राजा महाराजा एक व्यक्ति पूरा डिसाइड करता था, सारे के सारे एसेट उनके हाथ में हुआ करते थे और जो भी वो करना चाहते थे वो करते थे, वैसा हिंदुस्तान वो फिर से लाना चाहते हैं। मनरेगा का कॉन्सेप्ट गरीबों को अधिकार देने का कॉन्सेप्ट था। अब उस कॉन्सेप्ट को नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी खत्म करना चाहते हैं। आइडिया है कि दिल्ली की सरकार डिसाइड करेगी कहां जाएगा पैसा, कितना पैसा जाएगा, कौन सी स्टेट को मिलेगा, कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स को मिलेगा। बीजेपी वाले स्टेट्स को ज्यादा पैसा जाएगा, ऑपोजिशन वाले स्टेट्स को कम जाएगा, और वो डिसाइड करेंगे किसको किस तरीके की मजदूरी चाहिए और वो इंप्लीमेंट करेंगे सेंट्रलाइज तरीके से। और मेन बात यह है कि जो पहले मजदूरों को मिलता था, अब वो ठेकेदारों को और ब्यूरोक्रेसी को मिलेगा। किसान बिल संविधान पर आक्रमण था, नोटबंदी, गलत जीएसटी, और अब ये वीबी ग्राम जी
गरीबों के हक पर। आइडिया यही है कि हमारा जो संविधान है उसे खत्म करो, वन मैन वन वोट का जो कॉन्सेप्ट है उसे खत्म करो, लोकतंत्र को खत्म करो। और इनकी इंटेंशन रुकने की नहीं है, क्योंकि ये जो मॉडर्न इंडिया का स्ट्रक्चर है इसको ये बदलना चाहते हैं और तोड़ना चाहते हैं। नरेगा बचाओ, नरेगा बचाओ। तो यहां पर राहुल गांधी ने सब कुछ बता दिया है कि नोटबंदी, जीएसटी, कृषि कानून, एसआईआर और अब मनरेगा खत्म करने का फैसला, ये सब जिस नए भारत, मॉडर्न इंडिया के नाम पर मोदी जी ने लिया है, वो असल में संविधान पर हमला है। तो आइए दोस्तों, आज आईने की नजर से पड़ताल करेंगे कि क्या 2024 में मोदी का जो खेल पूरा नहीं हुआ वो अब नए कानूनों के जरिए मोदी पूरा करेंगे। क्या मोदी के इस खेल में धर्म और संविधान पर हमले बढ़ेंगे? और सबसे पहले लेकिन समझते हैं कि शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज का अपमान क्या धर्म पर हमले की शुरुआत है? प्रयागराज माघ मेले में मौनी अमावस्या के मौके पर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की पालकी रोके जाने और भक्तों के साथ बदसलूकी किए जाने की घटना पर बड़ा खुलासा हुआ है। मौके पर मौजूद जयपुर के संत स्वामी देवकीनंदन पुरोहित परम ने कहा कि आईपीएस अफसरों ने सुनियोजित तरीके से उनके साथ बदसलूकी की और मारपीट की घटना हुई। उन्होंने दावा किया कि करीब 30 भक्तों को हिरासत में लेकर 3 घंटे तक थाने में रखा गया। थाने में भी उनके साथ बदसलूकी और मारपीट की गई। इस खुलासे के बाद बीजेपी की मुश्किल और बढ़ गई है, क्योंकि शंकराचार्य धरने पर बैठे हैं। वहीं इस मामले में सियासत तेज हो चुकी है। कांग्रेस ने शंकराचार्य के समर्थन में लखनऊ में पार्टी दफ्तर के बाहर पोस्टर लगाए कि जो गुरु या वेदाचार्य का अपमान करता है वो भयानक नरक में गिरता है। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी लगातार इस मुद्दे पर बीजेपी को घेर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मुझे खुशी है कि शंकराचार्य डटे हुए हैं, देश का एक एक सनातनी उनके साथ है। शंकराचार्य ने फर्जी सनातनियों की पोल खोल दी है। इस मामले में बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी सरकार के रवैये की निंदा की है और सलाह दी है कि धार्मिक कामों से राजनीति को दूर रखना चाहिए। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में ही प्राचीन मणिकर्णिका घाट को सुधारने के नाम पर मूर्तियों को तोड़ा गया, तो उस पर बीजेपी घिरी थी और अब शंकराचार्य का मामला भी उल्टा पड़ चुका है। वहीं राज्यपालों के जरिए दूसरे दलों की सरकारों को परेशान करने का खेल भी उजागर हो गया है। दक्षिण भारत के 3 राज्यों कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में राज्यपालों से सरकार का टकराव मोदी की पोल खोल रहा है। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने एक्स पर पोस्ट किया है कि प्रधानमंत्री मोदी खुद को भारत का वायसराय मानते हैं, जो दिल्ली से राज्य सरकारों को रिमोट कंट्रोल से नियंत्रित करने के लिए राज्यपालों का इस्तेमाल करते हैं। उनके लिए निराशा की बात यह है कि भारत में संविधान है जिसके तहत चुनी हुई राज्य सरकारें लोगों की इच्छा के अनुसार चलती है। वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि राज्यपाल द्वारा विधानसभा में कैबिनेट अनुमोदित भाषण पढ़ने से इनकार करना असंवैधानिक है। वेणुगोपाल ने यह भी कहा कि कथित सुपर सीएम का हस्तक्षेप एक नाजायज कृत्य है जिसे स्पष्ट रूप से शीर्ष स्तर से आशीर्वाद प्राप्त है। हम भारत के संघवाद को नष्ट करने के ऐसे जबरदस्त प्रयासों का पुरजोर विरोध करते हैं। पैराशूट से उतारे गए राज्यपालों के माध्यम से गैर बीजेपी राज्य सरकारों को रिमोट कंट्रोल से नियंत्रित करने के ऐसे कदम बीजेपी के सत्तावादी झुकाव को और उजागर करते हैं। आपको बता दूं कि कर्नाटक में राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने विधानसभा में पूरा अभिभाषण नहीं पढ़ा। राज्यपाल गहलोत ने गुरुवार को राज्य विधानमंडल के संयुक्त सत्र में अपना परंपरागत अभिभाषण केवल 3 वाक्यों, सरकार द्वारा तैयार किए गए विस्तृत भाषण के पहले और आखिरी वाक्यों समेत में समाप्त कर दिया। इस पर केसी वेणुगोपाल का गुस्सा फूटा। इससे पहले केरल में भी राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर ने भी पूरा भाषण नहीं पढ़ा था और उस हिस्से को काट ही दिया था जिसमें केंद्र सरकार की आलोचना थी। इससे पहले अर्लेकर ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 सालों के समारोह में इस बात पर अफसोस जताया था कि संघ का लक्ष्य अब तक पूरा नहीं हुआ है। जब राज्यपाल के संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति संघ के समर्थन में बात करने लगे तो समझा जा सकता है कि संविधान कितना सुरक्षित है। इधर तमिलनाडु में भी राज्यपाल एनके रवि पर मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने साफ कहा है कि देशभक्ति का उपदेश मत दीजिए। तमिलनाडु विधानसभा में स्टालिन ने कहा कि राज्यपाल बार बार विधानसभा की कार्यवाही में व्यवधान डाल रहे हैं और इससे राज्य के प्रशासनिक कामकाज में रुकावट आ रही है। आप जानते हैं कि इस साल केरल और तमिलनाडु में भी चुनाव हैं और शुक्रवार को पीएम मोदी ने इन दोनों राज्यों में जाकर बीजेपी की सरकार बनवाने का आह्वान किया है। हालांकि केरल और तमिलनाडु में बीजेपी को पैर जमाने का मौका मिल ही नहीं रहा है।
इस बार केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में बीजेपी का मेयर बना है, तो मोदी की उम्मीदें बढ़ी हैं। वहीं तमिलनाडु में भी मोदी लगातार डीएमके के खिलाफ बयान तो दे रहे हैं, लेकिन इससे क्या 2029 में बीजेपी की सीटें बढ़ पाएंगी, यह बड़ा सवाल बना हुआ है। दरअसल मोदी यही चाहते हैं कि किसी भी तरह इस देश पर उनका एक छत्र राज्य स्थापित हो जाए। इसीलिए चाहे पंचायत का चुनाव हो या नगरीय निकाय का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, मोदी की कोशिश यही है कि सब पर केवल बीजेपी की जीत हो। इसके लिए दूसरे दलों को तोड़ने का काम तो मोदी ने किया ही है, और अब उन पर चुनाव चोरी करने के इल्जाम भी लग रहे हैं। एसआईआर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिस पर विपक्ष लगातार चुनाव आयोग और बीजेपी को घेर रहा है। एसआईआर के कारण देश भर में कई नागरिकों से उनके वोट का अधिकार छीन लिया गया है। हाल ही में पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने इस मुद्दे पर मोदी सरकार को कई बार घेरा। अभी एसआईआर के खिलाफ कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर हैं, जहां उन पर सुनवाई ही चल रही है। इस बीच गुजरात में वोट चोरी का नया इल्जाम कांग्रेस ने लगाया है। एक पोस्ट में गुजरात कांग्रेस ने बताया है कि गुजरात में एसआईआर और चुनाव आयोग की टीना नेता विपक्ष श्री राहुल गांधी जी द्वारा वोट चोरी का खुलासा होने के बाद भाजपा ने उसका नेक्स्ट लेवल चुनाव चोरी का मॉडल अपना लिया है। चुनाव चोरी मतलब आपके वोट अधिकार की चोरी। इसका नया खेल गुजरात में सामने आया है। नियमानुसार चुनाव आयोग ने एसआईआर के बाद ड्राफ्ट लिस्ट जारी कर आपत्तियां लेना शुरू किया और 18 जनवरी अंतिम तारीख घोषित कर दी। 15 जनवरी तक गिनी चुनी आपत्तियां आई, लेकिन असली खेल उसके बाद शुरू हुआ। षड्यंत्र के तहत अचानक लाखों आपत्तियां फॉर्म 7 जमा करा दी जाती हैं। कल जब चुनाव आयोग द्वारा जारी 12 लाख आपत्तियों में विशेष जाति वर्ग क्षेत्र को निशाना बनाने के लिए नियमों को ताक पर रखकर एक ही व्यक्ति के नाम से दर्जनों आपत्तियां दर्ज कराई जाती हैं, जिसमें नाम किसी का, हस्ताक्षर किसी के, और चुनाव आयोग एकदम मूक दर्शक रहता है। जब मुख्य विपक्षी दल पत्र लिखकर आपत्तियों की जानकारी मांगता है तो उसे जवाब नहीं दिया जाता, जिसमें चुनाव चोरी पूरी तरह साफ जाहिर हो जाती है, क्योंकि चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारी एवं जवाबदेही दोनों को सत्ता के कदमों में गिरवी रख चुका है। लेकिन चुनाव आयोग भले ही अपनी जिम्मेदारी से भागे, मगर हम चुनाव आयोग को भारत के लोकतंत्र और जनता के अधिकार से खिलवाड़ नहीं करने देंगे। एक व्यक्ति एक वोट के संवैधानिक अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए सड़क से सदन तक लड़ेंगे, और जब तक एक व्यक्ति का अधिकार भी खतरे में होगा तब तक शांत नहीं बैठेंगे। वहीं राहुल गांधी ने इस पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा, जहां जहां एसआईआर वहां वहां वोट चोरी। गुजरात में एसआईआर के नाम पर जो कुछ किया जा रहा है वो किसी भी व्यक्ति की प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है, ये सुनियोजित, संगठित और रणनीतिक वोट चोरी है। सबसे चौंकाने वाली और खतरनाक बात यह है कि एक ही नाम से हजारों हजार आपत्तियां दर्ज की गईं। चुन चुनकर खास वर्गों और कांग्रेस समर्थक बूथों के वोट काटे गए। जहां बीजेपी को हार दिखती है, वहां मतदाता ही सिस्टम से गायब कर दिए जाते हैं। यही पैटर्न आलंद में दिखा, यही राजुरा में हुआ, और अब वही ब्लूप्रिंट गुजरात, राजस्थान और हर उस राज्य में लागू किया जा रहा है जहां एसआईआर थोपा गया है। एसआईआर को एक व्यक्ति एक वोट के संवैधानिक अधिकार को खत्म करने के हथियार में बदल दिया गया है, ताकि जनता नहीं बल्कि बीजेपी तय करे कि सत्ता में कौन रहेगा। और सबसे गंभीर सच्चाई यह है कि चुनाव आयोग अब लोकतंत्र का रक्षक नहीं बल्कि इस वोट चोरी की साजिश का मुख्य सहभागी बन चुका है। आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने संसद के भीतर कहा था कि हम आपको यानी बीजेपी को गुजरात में हराएंगे। तो क्या अब मोदी को वाकई गुजरात में भी हार का डर लग रहा है, जो इस तरह की चुनावी धांधली एसआईआर से करवाई जा रही है? अगर राहुल गांधी के आरोप बीजेपी को और चुनाव आयोग को खारिज करते हैं तो फिर इसके लिए पुख्ता सबूत देने होंगे। लेकिन हम कई बार देख चुके हैं दोस्तों कि सबूत देने की जगह चुनाव आयोग बहाने बनाता है और बीजेपी उसका बचाव करती है। बहरहाल बीजेपी का सारा पाखंड अब खुल चुका है। लोग देख रहे हैं कि मोदी जिसे भी बचाने की बात करते हैं वही बीजेपी का शिकार बन जाता है। देश में संविधान, धर्म, मजदूर, किसान, दलित, आदिवासी, महिलाएं, जल, जंगल, जमीन, सब पर बीजेपी के रहते खतरा बढ़ गया है। खैर, शायर शाहिद कबीर ने ठीक ही फरमाया है कि कुछ तो हो रात की सरहद में उतरने की सजा, कुछ तो हो रात की सरहद में उतरने की सजा, गर्म सूरज को समुंदर में डुबोया जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।